हेलो एवरीवन, एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कंप्लीट ज्योग्राफी यानी वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी एसएससी, रेलवे या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए या फ्यूचर में पूछे जाएंगे उन सब का मैं एक्सप्लेन के साथ यानी जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्लाइड में वो तो है, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा। तो याद रखना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो एक एक पे ऐड करके मैं बताते रहूँगा साथ साथ, तो वो भी आपको याद करते रहना है। मैं पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो यानी आपको कम से कम 2 या 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा ज्योग्राफी है उसको वन लाइनर के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा और मैं डाटा देने की कोशिश करूँगा। आपको डाटा बहुत मिल जाएगा, लेकिन आसान और याद करने के लायक तरीका है वो बताने की कोशिश करूँगा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताने की हर टाइम कोशिश करता हूँ। शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो शुरुआत में जो क्वेश्चन है वो आसान है, इतने हार्ड है नहीं, तो समझने की कोशिश करना आप। मैं कुछ ब्लैंक पेज लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ये जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी में जो भारत है वो यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ठीक है। अब देखो भाई, ये आप सबको पता है कि उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पश्चिम हो गई और पूर्व हो गई। तो आप मेरे को ये बताओ ये कौन सी दिशा हो गई जहाँ भारत है। तो आप बोलोगे सर उत्तर पूर्व। तो आप बोलोगे भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गई आपको। आप आसानी से बता सकते हो कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये आ गया पहला क्वेश्चन कि भारत किस गोलार्ध में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट। इसको भी मैं समझ, दोनों क्वेश्चन है वो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि कैसे है ये भी इसी में देख लेना कि आप, मैं इसको साथ में समझा देता हूँ। जैसे कि ये हो गया आपके सामने भारत, ठीक है। भारत का ये हो गया आपका उत्तरी पॉइंट और ये हो गया दक्षिणी पॉइंट। तो ये जो हो गया यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इसे बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। फिर ये देशांतरी विस्तार है, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे बोलते हैं देशांतरी विस्तार। इन दोनों को समझ लो क्या लिखा है कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 68 डिग्री और मिनट के मतलब हो गया एक डंडा लगाना इसके ऊपर। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर यानी पूर्व की तरफ है, और देशांतर कब किसकी तरफ है, उत्तर की तरफ। देखो भाई ये वापस देखना कि देखो देशांतर तो ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ है, और जो सॉरी अक्षांश तो ऊपर की तरफ है, तो देशांतर देखो देशांतर पूरी इसी साइड में है, तो ये कैसे हो गए, पूरी देशांतर हो गए। ठीक है भाई, अब समझो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा डाटा समझाने के लिए थोड़ा इसका टाइम लिया, अब थोड़ा फटाफट करने की कोशिश करते हैं। भारत के किस राज्य यानी त्रिपुरा, भारत के राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या नाम है, यानी बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो सीमा लाइन है उसका नाम है शून्य रेखा। भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा, कर्क रेखा आपको पता होना चाहिए भारत के बीचों बीच से गुजरती हैं, और ये 8 राज्यों से गुजरती हैं। ठीक है भाई, भारत का मानक समय देशांतर कौन सा है, तो 82.5 डिग्री है। इसको भारत का समय रेखा बोला गया है, ये भी ध्यान रखना है कि भारत का जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, और ये कहाँ से गुजरता है, नैनी प्रयाग से गुजरता है। ये भी क्वेश्चन है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो भारत की जनगणना है वो 2011 के अंदर हुई, वापस अभी हुई नहीं है। होनी कब थी भाई, 10 साल के अकॉर्डिंग होती है, तो 2011 के बाद कब होनी चाहिए थी, 2021 में, लेकिन हुई नहीं। उससे पहले कब हुई, 2001 में। 2001 के अंदर इसका जो जनसंख्या घनत्व था 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 324 व्यक्ति मिलते हैं 1 किलोमीटर क्षेत्र में। प्रति वर्ग का मतलब हो गया जैसे 1 किलोमीटर ये एरिया हो गया, यानी 1 किलोमीटर ये लाइन, 1 किलोमीटर ये लाइन, 1 किलोमीटर एक ये लाइन, इसमें जितने भी व्यक्ति रहेंगे इसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं ये बताया गया। तो ये भी ध्यान रखना, 324 जो जनसंख्या घनत्व है कब का था, 2001 की जनसंख्या जनगणना के अकॉर्डिंग, और जो 2011 की है उसमें कितने हैं, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग, यानी प्रति 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति मिलेंगे, 382 व्यक्ति मिलेंगे। भारत के कितने देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, स्थलीय हो चाहे जलीय हो, यानी भारत है वो कितने देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, चाहे स्थलीय हो चाहे जलीय हो। तो इसके समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें डाटा बताने की कोशिश करूँगा किस प्रकार से भारत स्थलीय और जलीय सीमा बनाने की कोशिश करता है। तो ये हो गया आपका भारत।
ये हो गया आपका भारत। तो भारत के इधर हो गया कौन सा, आप बोलोगे पाकिस्तान। ऊपर हो गया यहाँ पर अफ़गानिस्तान, इधर हो गया आपका चाइना, ये नीचे हो गया नेपाल, भूटान, इधर हो गया म्यांमार, नीचे इधर हो गया बांग्लादेश, और ये हो गया आपका श्रीलंका और मालदीव। यानी भारत के चारों ओर जो भारत की सीमा टच करती है वो 9 देशों से करती है। कितने देशों से, 9 देशों से। 9 में से 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ स्थल की सीमा यानी बाउंड्री टच है, और 2 देश ऐसे हैं जिनमें जल की सीमा टच करती है यानी बीच में जल है। तो कौन से 2 देश हैं जलीय सीमा साझा करते हैं, एक तो हो गया श्रीलंका और एक हो गया मालदीव। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, एक श्रीलंका और एक मालदीव। और बाकी जितने भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी कैसे हैं, ये आपकी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है भाई। तो कितने देश हैं, 9 देश है, जिसमें 7 स्थलीय करते हैं और 2 कैसे करते हैं, जलीय सीमा करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई थी, 17.64%। भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार किस राज्य में है, यानी सबसे ज़्यादा में किस राज्य में रेल का विस्तार है, तो आप बता सकते हो कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश। की राजधानी आप बता सकते हो कि लखनऊ इसकी राजधानी है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो गया, आप बोलोगे हुगली कर्नाटक। एक जगह पड़ती है हुगली, ये पड़ती है आपकी कहाँ पर, आप बताओगे पश्चिम बंगाल। हुगली एक गंगा की रिवर मतलब ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक मतलब एक इसकी वितरिका निकाली गई है। यानी गंगा का जो फरक्का बांध है, इन गंगा नदी से जाती हैं तो यहाँ बांध बना हुआ है। इस बांध के बाद यहाँ से इसकी सहायक नदी के रूप में निकाल दी जाती हैं, यानी एक गंगा की धारा निकाल दी, क्या नाम है इसका, हुगली नाम है, ठीक है भाई। तो हुगली क्या हो गई कर्नाटक में, और हुगली कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कई लोग, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। भारत का वह राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, उसका नाम क्या हो गया, त्रिपुरा इसका नाम हो गया। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। 8, 9, 10 इस तीनों चैनल के बारे में थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 8, 9, 10 चैनल है कहाँ पे। तो ये हो गया आपका भारत, सॉरी एक मिनट, ये हो गया आपका भारत, ठीक है। और ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट लाइन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर है मालदीव, और ये हो गया मिनिकॉय, और ये हो गया आपका लक्षद्वीप जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसकी राजधानी कवारती है। और ये हो गया आपका अंडमान, और ये हो गया निकोबार। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई, क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया मालदीव की राजधानी, ठीक है, मालदीव हो गया खुद ये, और ये हो गया मिनिकॉय। तो इसके बीच में से लाइन निकलेगी तो 8 डिग्री से थोड़ी ऊपर होगी, इसका नाम हो गया 9 डिग्री। कितना हो गया, 9 डिग्री। कितना नाम हो गया इसका, 9 डिग्री। यानी ये हो गई मालदीव व मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। अब जैसे ये मिनिकॉय यहाँ ख़त्म होता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप की राजधानी कवारती के बीच में कितना है, सॉरी ये हो गया 8 डिग्री, सॉरी ये हो गया 8 डिग्री। तो 8 से ये तो 8 डिग्री, 8 से ऊपर कितना हो जाएगा, 9 डिग्री। यानी 9 डिग्री किसके बीच में हो जाएगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। किसके बीच में हो जाएगा, लक्षद्वीप के बीच में, यानी लक्षद्वीप की राजधानी कवारती बोलते हैं इसको, ठीक है। और 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको मैं समझा दिया हूँ कैसे। यानी 10 डिग्री है वो अंडमान निकोबार के बीच में, 9 डिग्री है वो आपको लक्षद्वीप की राजधानी कवारती और लक्षद्वीप का एक पॉइंट पड़ता है मिनिकॉय के बीच में है, और मिनिकॉय मालदीव के बीच में कितना होगा, 8 डिग्री। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ते रहो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और छोटा, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं, सॉरी यूपी हो गया। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया, सिक्किम। यानी सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या किस राज्य में, यूपी में, और सबसे कम कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर है। अब मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, गोवा। ये भी 2 आपको याद रखना है फैक्ट। अभी मैंने बता दिया कि डिग्री के बारे में, 8 डिग्री किसके बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। पाक जल संधि, अब जल संधि क्या होती है, जैसे ये कोई भूमि का भाग है, ये कोई भूमि का भाग है, और बीच में पानी की जो पट्टी होती है इसे बोलते हैं जल संधि। क्या बोलते हैं, जल संधि। ये हो गई पानी की जो पट्टी है, इसे क्या बोलेंगे हम, जल संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जल संधि। और जल संधि कहाँ पर है, जैसे इसको डायरेक्ट पढ़ोगे, पाक, पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है भाई, यहाँ श्रीलंका होगा। क्या होगा, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, तो ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, भौतिक प्रदेश। तो यहाँ से समझने की कोशिश करना कि ये मान लो ये भारत हो गया आपका,
ये भारत हो गया। अब इसमें भारत में भौतिक प्रदेश यानी भारत को उसकी जलवायु, ऊंचावाच, उनके अकॉर्डिंग इसकी मिट्टी के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर पहले क्या आएंगे? पर्वत। भाई पर्वत है, हिमालय पर्वत। तो पहले भौतिक प्रदेश का नाम हो गया उत्तर का पर्वतीय भाग। क्या नाम हो गया? उत्तर का पर्वतीय भाग, यानी पहला भौतिक प्रदेश हो गया। ठीक है। अब जैसे ही पर्वत से नीचे आओगे तो ये क्या हो जाएगा? मैदान। तो दूसरे का नाम हो गया उत्तर का मैदानी भाग। क्या नाम हो जाएगा? मैदानी भाग। जैसे ही मैदान से नीचे आओगे तो ये भाग जो है इसका नाम हो गया प्रायद्वीप। क्या हो गया? प्रायद्वीप, यानी प्रायद्वीपीय भारत। तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है भाई। और चौथे नंबर पे अब देखना, जब प्रायद्वीपीय भारत ये तट से गिरा हुआ तो इसका नाम हो गया तट। क्या हो गया? तटीय। तट के बाद आपने देखा होगा कि ये द्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो गया। तो ये कौन हो गया? द्वीपीय द्वीप। ये भी भारत का भौतिक प्रदेश का तट हो गया, द्वीप हो गया, प्रायद्वीप हो गया, मैदान हो गया, पर्वत हो गया, सब क्या हो गए? भारत के भौतिक प्रदेश। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये जो राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान का जो भाग पड़ता है, तो हमें पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं करना। राजस्थान और गुजरात और पंजाब और हरियाणा का जो दक्षिण साइड है, ये किस माता? मरुस्थल के अंदर। किस माता? मरुस्थल के अंदर। तो भी याद रखना है कि भी मरुस्थल के अंदर भी आता है अपने राजस्थान के और गुजरात के भाग। तो ये 6 भौतिक प्रदेश हो चुके हैं। ठीक है भाई। तो समझ गए होंगे भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? 6 में। इसके आगे बात करते हैं हम कि सबसे लंबी तट रेखा और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य। यानी भाई आप भारत की बाउंड्री तट के साथ, पानी के साथ टच हो रही है ना, तो पानी है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है? तो वो है गुजरात। कौन सा राज्य है भाई? गुजरात। और सबसे कम गोवा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो दर्रा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। दो जो घाटी है अभी, 2 जगहों को मिलाने वाले जो पहाड़ है वो बीच में जो घाटी बनती है उसे दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्रा बोल सकते हैं। ठीक है भाई। तो हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है भाई। हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग दर्रा। K2 जिसका दूसरा नाम गॉर्डन ऑस्टिन है, और इसकी ऊंचाई कितनी पूछी गई? तो 8611 मीटर है। तो ये कहाँ पर है? POK में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, ऐसे भी इसका नाम है। पहली जनगणना कब हुई थी भारत में? तो 1872। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था। ये दोनों क्वेश्चन इसमें याद रखना है। सबसे बड़ा मंदिर तो आप बताओगे सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कौन सा हो गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ पर? उड़ीसा। आप कमेंट में बताना कि ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है कितने रुपए के नोट के पीछे छपा हुआ है। ठीक है भाई, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि नीति और लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। दोनों दर्रे इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बता दी कि नीति और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ भी है और जनजातियाँ किस राज्य की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेघालय की है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेघालय के अंदर एक जगह पड़ती मासिंदा, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है। भारत क्या विश्व की बात करें तो वो एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जिसका नाम है मासिनराम। तो मासिनराम भी इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जब पहाड़ियों से, तो इसमें बादल फंस जाता है और बारिश इतनी होती है कि ये पूरे विश्व की बात है, यहाँ रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की जाती है। केरल के तट का नाम, यानी जैसे भी तट है, ये मान लो तट है, तो इस तट का नाम दिया गया कुछ भी, अपनी इच्छा से कुछ भी दिया गया था, तो मालाबार नाम दिया गया। केरल के तट का नाम क्या हो गया? मालाबार। तो गोवा का हो गया कोंकण। इसी प्रकार से गुजरात का सरक्रिक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग तटों के नाम दिए गए। दंडकारण्य का पठार, ये भी इंपॉर्टेंट। दंडकारण्य का पठार, थोड़ा सा इसमें टाइप मिस्टेक है। दंडकारण्य का पठार का उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश, ये कुछ राज्यों में दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। तो मोस्टली कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है अरावली पर्वतमाला का विस्तार पालमपुर से दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी तक। जैसे ये भाई ये भारत है भाई, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैप की बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये पालमपुर गुजरात है, यहाँ से इस प्रकार से ये फैली हुई कौन है? अरावली पर्वतमाला। तो आपको पता होता है कि मानसून जब यहाँ से एंट्री मारता है ना, तो ये अरावली के समांतर हो जाता है, इसीलिए राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि राजस्थान में वर्षा नहीं होने का कारण क्या है? कि राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसके समांतर है। तो सीधा सा फंडा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्षा क्यों नहीं होती है। उसका कारण है कि ये इसके समांतर है। ठीक है भाई, यानी मानसून के समांतर हो गई, तो जो वर्षा आएगी वो तो इसके समांतर चली जाएगी, यानी आगे चली जाएगी, यहाँ वर्षा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम घाट है, इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? तो कलसुबाई, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिम घाट है, पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट तो बता सकते हैं महेंद्रगिरी हो गया, और पश्चिम घाट का क्या हो गया? कलसुबाई। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर क्या हो गया? दोदा बेटा।
भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे बोलते हैं? वर्गीज कुरियन को। किसको बोलते हैं? वर्गीज। यानी दूध के लिए चली थी श्वेत क्रांति। दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, दुधारू जितने भी जीव हैं उनमें किस प्रकार से उनमें दूध को डेवलप किया जाएगा, उसके बारे में तो श्वेत क्रांति थी। हरित क्रांति आपने देखा होगा कि जो फसल है गेहूँ चावल इनकी फसलों के लिए पंजाब हरियाणा राजस्थान के उत्तरी भागों में ये योजना चली थी। कौन सी? हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक पूछ जा सकते हैं तो आप बताना MS स्वामीनाथन। कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक कौन हुए? वर्गीज कुरियन। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आप बताओगे वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील। ठीक है भाई, अगर मीठे पानी की बात की, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो उत्तर पूर्व भारत है, उत्तर पूर्व भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आप बताना लोकटक झील। कौन सी झील है भाई? लोकटक झील है, वो उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और लोकटक झील, ठीक है, मणिपुर के अंदर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये उत्तर पूर्व भारत की, ठीक है, मीठे पानी की झील है सबसे बड़ी। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और है, तो ये आपने समझ लिया होगा कि मीठे पानी की झील कौन सी है। तो और खारे पानी के बता सकते हो कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? लक्षद्वीप आपने देखा, 2 द्वीपों के बारे में सुना होगा कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये भारत में द्वीप समूह हैं। तो ये किससे निर्मित है? तो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति। आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, कोरल द्वीप के बारे में सुना होगा। तो इसी प्रकार कोरल होता है समुद्र के अंदर ऐसे, ठीक है, जीव छोड़ देते हैं, वो इस प्रकार से द्वीप बना हुआ है। भारत में एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान पे, तो एकमात्र है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 13वां राष्ट्रीय उद्यान तो हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन है कहाँ पर है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर के अंदर है। ठीक है, यहाँ डांसिंग डियर यानी जो नाचता हुआ हिरण है, आपने भी सुना होगा, डांस करता हुआ हिरण। ठीक है, तो ये यहाँ का फेमस है। फिर है जलेपला दर्रा। तो जलेपला दर्रा पे देखो ऊपर हो गया चाइना और ये भारत है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है जलेपला दर्रा। ठीक है भाई, और ये कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय, अभी बात की थी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भाई एकमात्र, तो फिर याद करो, एकमात्र हो गया बेरन ज्वालामुखी। ठीक है भाई, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो, जिनसे अभी भी कभी भी विस्फोट हो सकता है, उसे बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है भाई, आगे देखो, ऑपरेशन फ्लड को सफल बनाने के लिए डेयरी निगम की स्थापना कब की गई? डेयरी निगम 1970। इन जो ऑपरेशन फ्लड है दूध से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। ये अब्रक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा? प्रथम स्थान है अब्रक के मामले में। कोयले की सबसे उत्तम श्रेणी कोयला कौन सा? तो आप बताओगे एंथ्रासाइट। कौन सा है? एंथ्रासाइट। आपने सुना होगा पीट सुना होगा, बिटुमिनस सुना होगा, ये कोयले हैं। बिटुमिनस हो गया, ठीक है, और एंथ्रासाइट हो गया। तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया है। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना। फलों के उत्पादन की कृषि को बोलते हैं पोमिकल्चर। तो आप मेरे को बताओ भाई, जो विटीकल्चर होता है वो अंगूर की खेती के लिए भी, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, आपने देखा किसान जो फल होते हैं, सॉरी फूल होते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। और जो अंगूर होते हैं उनसे संबंधित कौन सी होगी? विटीकल्चर। और फलों से संबंधित होगी पोमिकल्चर। तांबे की खान जो खेतड़ी है वो कहाँ पर है? राजस्थान। इन खेतड़ी एक जगह है राजस्थान के झुंझुनू के अंदर है और वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, आगे देखो, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1967 से लेकर 1968 MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो ये थोड़ा पॉइंट समझ लो, वर्षा वाला एक ही बात में कंप्लीट कर दूंगा मैं। ये देखो भाई, ये इस प्रकार से आपका भारत है और यहाँ इस प्रकार से आपका मानसून आता है। तो ये हो गया आपका दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, इसलिए इस मानसून को हम दिया गया दक्षिण पश्चिम मानसून नाम। कौन सा मानसून है? दक्षिण पश्चिम। तो सबसे पहले ये इन क्षेत्रों में बारिश होती है भाई, और फिर यहाँ से ये मानसून मिल जाता है। ये भी दक्षिण पश्चिम का मानसून का भाग है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है और ये किसकी शाखा है? अरब सागर की शाखा है। यानी इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अरब सागर की शाखा और एक हो गया आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। इन 2 प्रकार की शाखा है। तो भाई सबसे पहले इधर अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है, केरल राज्य में सबसे पहले वर्षा होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ये भी आपको याद करना है। देखो भाई, ये हो गया। अब देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? पहले बात तो ये पूछेगा है कहाँ पे, तो ये असम के अंदर है। कहाँ पर है? असम के अंदर है। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो देखो भाई इस प्रकार से गेंडा है, तो गेंडे का मुँह मान लो,
यहाँ पर यहाँ सींग जैसे वो नाक है, राइनो बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये इस प्रकार से बना हुआ है। सर्दी में उत्तर में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो जो सर्दी का मौसम होता है उत्तर भारत में जो वर्षा होती हैं वो भूमध्य सागर की वजह से होती हैं। यानी जैसे ये भारत हो गया यहाँ पर, और ये विश्व का मैप हो गया, तो यहाँ भूमध्य सागर है। तो यहाँ से भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुदाब में उच्च और निम्न होने की वजह से यहाँ से ठंडी हवाएं यहाँ चलती हैं भाई उत्तर भारत में। और यहाँ पर जो बारिश होती हैं सर्दी के मौसम में, इसे बोलते हैं मावट। क्या बोलते हैं? मावट। और ये गेहूँ की खेती के लिए प्रसिद्ध है, गेहूँ की, ठीक है। तो ये बहुत पूछ जाता है कि उत्तर भारत में सर्दी के मौसम में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मावट बोलते हैं, ठीक है भाई। अगला है कि भाई भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है भाई। आगे देखो, गंगा जो नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी है, इसकी लंबाई है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो भारत में बहती है, ठीक है। इसको आप जैसे ही आप गंगा नदी बांग्लादेश में एंट्री मारती, इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती हैं, गंगा जब ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती हैं, इसका नाम बन जाता है मेघना। क्या बन जाता है? मेघना। तो यहाँ पर डेल्टा बनता है सुंदरबन का डेल्टा, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है भाई। गंगा नदी आपको पता होना चाहिए गंगोत्री से निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा 2 धाराओं से निकलती है और मिलती कहाँ पर है? देवप्रयाग में। और इसके बाद इसके नाम क्या होता है? गंगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? लंबाई के मामले में यमुना हो गई, और पानी की मात्रा में बात करूँ तो कौन सी हो गई? घाघरा हो गई, ठीक है भाई। तो मैं बोले पॉइंट, लेकिन आपको लिखना है, याद करना है। जो पॉइंट बोल दिया इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। अब देखो भाई, उल्का पिंड से निर्मित, यानी कोई जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई आकाश से कोई पत्थर गिरा है तो वो तो उल्का पिंड ही हुआ, जो गिरा है उसकी वजह से एक झील का निर्माण हो गया, उसे बोलते हैं लोनार झील। ये कहाँ पर है? ये जो झील है वो महाराष्ट्र के अंदर, इसे बोलते हैं ये रंग चेंज करती है ये झील। अभी हमने सुना है कि इसके बारे में कि ये झील अपना रंग चेंज करती है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, उड़ीसा के अंदर खारे पानी की झील है, ठीक है। यहाँ पर नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है, चिल्का झील के अंदर है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम का मतलब जिसको हाथ से बनाते हैं, प्राकृतिक का मतलब जिसने प्रकृति ने बना दिया हो। कुछ झील अपने भारतवासियों ने हाथों से बनाई है, वो गोविंद सागर झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है भाई। किसी स्थान की जलवायु है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक में लिख लेना अक्षांश, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई ना, इंपॉर्टेंट है। पवन हो गई, वायु दाब हो गया, वहाँ का तापमान हो गया, ठीक है। यानी ये सभी क्या करते हैं, यानी आपकी जो जलवायु है वहाँ को उसको प्रभावित करने का काम करती है। ऊंचाई भी है ना, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए कि जलवायु को प्रभावित करने वाले अक्षांश, जैसे आप अक्षांश में चेंज होता है कि भूमध्य रेखा के आसपास निम्न वायुदाब बनता है, ऊपर जाओगे तो कुछ अलग वायुदाब बनता है, टेम्परेचर में फर्क आता है, हवाएं तेज चलती कम चलती है, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपने सब चीज़ें देखी होगी। तो ये जो डिफरेंस आता है इनकी वजह से, तो इसमें ये बताया गया है, ठीक है भाई। अब देखो भाई, हमने यहाँ तक पढ़ लिया इसको कि भाई किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनको डिटेल से मैंने बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है। तो भाई 600 मीटर है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पूर्वी घाट है ये भारत है, तो ये जो घाट है इसे बोलते हैं पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। लेकिन जो ढलान है पूर्वी घाट की तरफ है, इसीलिए ज़्यादातर नदियाँ किसकी तरफ बहती हैं? पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं। पश्चिमी घाट की तरफ बहुत कम नदियाँ बहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ पश्चिमी घाट की तरफ बहती हैं, यानी पश्चिम की ओर बहती हैं। उनमें आप याद कर सकते हो, वो अपवाद के रूप में ताप्ती और नर्मदा, लूनी नदी भी है, लेकिन ये ज़्यादा अपवाद में याद पूछ जाती है बार बार। ताप्ती और नर्मदा ये उल्टी बहती है और ये भ्रंश घाटी का निर्माण भी करती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। केटू श्रृंखला, भाई केटू जो पर्वत है वो किस श्रृंखला के अंदर है, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ भाई कैसे। देखो, ये है भाई हिमालय है, ठीक है भाई। उत्तर का जो पर्वतीय भाग है इसको 3 भागों में बांट दिया। एक तो हो गया ये ट्रांस हिमालय, एक हो गया भाई ये हिमालय, ठीक है भाई, इसका नाम है हिमालय, और इसका नाम है ट्रांस हिमालय, और ये पूर्व का हिमालय, ठीक है भाई। अब देखना, 2 ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांस हिमालय और हिमालय। तो ट्रांस हिमालय है, ये जो ट्रांस हिमालय है इसके बारे में बात करता हूँ। ये वाला जो ये है, इसके अंदर 3 श्रेणी हैं, जिसे हम ट्रिक से याद करते हैं, कलेजा।
क्या ट्रिक है? कलेजा। उसकी सबसे ऊपर चोटी श्रृंखला को बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं? काराकोरम। ये हो गई लद्दाख, ये हो गई जास्कर। यानी जो ट्रांस हिमालय, इसकी 3 श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय की महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है भाई, आपको ये भी याद कर सकते हैं कि महान हिमालय के भी 3 पार्ट हो गए। ठीक है भाई, और ट्रांस हिमालय के भी 3 पार्ट हो गए। तो जो K2 है वो इसके अंदर है, काराकोरम के अंदर। किसके अंदर है? काराकोरम के अंदर है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हो गए महानदी पर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इंपॉर्टेंट है, और यह कहाँ पर है? पश्चिम घाट। एक हीराकुंड बांध के लिए इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकते हो कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। ठीक है भाई, भारत में लेटेराइट मिट्टी जो कि चाय और कॉफ़ी के लिए फेमस है, ये कहाँ पर है? यानी किस मिट्टी में चाय कॉफ़ी होती है? तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, किसके लिए फेमस है, तो ये भी बन सकता है। तो पूरी घाट में ये है। सरदार सरोवर बांध, सरदारों से फेमस है गुजरात, ये तो आपको पता होना चाहिए। वह सरदार तो पंजाब में है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आपने मूर्ति भी देखी होगी, सरदार स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई मतलब जो मूर्ति है। ठीक है भाई, इसके अलावा कहीं आपने चीज़ देखी होगी। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर होगा? नर्मदा नदी पर, गुजरात के अंदर है। पहली वर्षा किस राज्य में होती है? मानसून की पहली वर्षा तूफान से तो भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो मानसून से पहली वर्षा होती है वो केरल के अंदर होती है। अच्छा, कुछ नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, उनकी सहायक नदियाँ याद होनी चाहिए। मैं कुछ नदियों के नाम लिखता हूँ, वो ध्यान से देखो कौन कौन सी नदियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको सिंधु नदी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, गंगा के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई। इन नदियों के बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। इनसे क्वेश्चन बनता है, इनकी सहायक नदियाँ, इनका उद्गम स्थल कहाँ होता है, ये कहाँ जाके अपने जल का विसर्जन करती हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सहायक नदियों से लेकर इनके किनारे बसे हुए शहर, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो सिंधु एक नदी है, इसके बारे में बता देता हूँ कि इसकी सहायक नदियाँ व्यास हो गई, चेनाब हो गई, कोमल हो गई, झेलम हो गई, कुरम हो गई, सतलज हो गई, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। और सिंधु आपको पता किसके लिए फेमस है भाई? क्योंकि हमने सिंधु जल समझौता को तोड़ा था, जो कब हुआ था? 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। इसका हमने उल्लंघन किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्योंकि इन्होंने हमारे विरुद्ध काम किया, तो हमने इनको विरुद्ध काम किया। तो ये था ये सिंधु जल समझौता। ठीक है भाई, भारत में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? उत्तर के मैदानी भाग में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये आपको याद होना चाहिए, उत्तर का मैदानी भाग है यहाँ। और भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? ये भी जलोढ़ है, ये भी आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो जलोढ़ मिट्टी है। अब ये जलोढ़ भी 2 प्रकार की, पुरानी और नई। तो पहली बात तो मेरा क्वेश्चन बनता कि नई जो चीज़ होगी वो उपजो होगी, पहली बात तो ये बता दी मैंने। तो जो नई जलोढ़ है वो तो उपजो है, जो पुरानी है वो कम उपजो है, ये तो आपको याद होना चाहिए। जो पुरानी जलोढ़ है इसका नाम हो गया बांगर, और जो नई जलोढ़ है इसका नाम हो गया खादर। ठीक है भाई, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? देखो भाई, एक तो होता है राष्ट्रीय सड़क मार्ग, तो उसे बोलते हैं नेशनल हाईवे, और एक नेशनल वाटरवे होता है। तो हमने वाटरवे की बात की, हाईवे हम अलग चीज़ होती है, वाटरवे अलग चीज़ हो गई। तो वाटरवे तो पानी के ऊपर, पानी के अंदर जो भी कुछ बोल सकते हैं। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसकी लंबाई 1722 मीटर बताई जाती है। ठीक है, ओस, अमन और बोरा क्या है? तो चावल की जो फसलें हैं इनको अलग अलग ऋतु में बोलते हैं। जैसे भी किसी ऋतु में इसको ओस बोलते हैं, किसी ऋतु में इसे अमन बोलते हैं, किसी ऋतु में इसे बोरा बोलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो अफ्रीका का भाग था। इसको थोड़े से डाटा के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये भारत हो गया, पहले यहाँ हिमालय था, नहीं सॉरी हिमालय नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये जो अफ्रीका महाद्वीप था, यहाँ से ये जो टूटा और यहाँ आकर टकराया, तब हिमालय का भी निर्माण हुआ और ये प्रायद्वीपीय भारत भी बना। तो पहले प्रायद्वीप भारत किस महाद्वीप का हिस्सा था? अफ्रीका का। किसका महाद्वीप का हिस्सा था? अफ्रीका का। ठीक है भाई, ये देखो भाई, ये अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, करेवा किसके लिए उपयुक्त था? केसर की खेती है, जो उसके लिए फेमस मिट्टी कौन सी है? तो आप बताओ, करेवा। और केसर की खेती को बोलते हैं ज़ाफ़रान। क्या बोलते हैं? ज़ाफ़रान। और ये कहाँ पर होती हैं? कश्मीर, जम्मू कश्मीर, आपका इसको याद रखना है। सोमशिला बांध किस नदी पर बनाया गया? क्वेनार नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो गया? तो आप बताओगे माजुली। कौन सा है? माजुली। और सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बताना उमानंद। क्या हो जाएगा? उमानंद। और दोनों कौन किस नदी पर है? सबसे बड़ा नदी द्वीप भी और सबसे छोटा नदी द्वीप भी कौन किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। नदी द्वीप क्या होती है? जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और इसमें कोई जगह भूमि है, ठीक है, जहाँ पर लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं नदी में द्वीप। ठीक है भाई। अब पानी इधर दोनों तरफ से निकल जाता है तो बीच में क्या हो गया? तो द्वीप हो गया, यहाँ लोग रहते हैं। ठीक है भाई। तो भाई द्वीप का परिभाषा यही होती है कि जो चारों ओर से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी बता। तो भाई हमने अभी तक पढ़ी, किसके बारे में पढ़ी थी? सिंधु के। कृष्णा की सहायक नदी बताओ। जैसे कि कोयना हो गई, ठीक है भाई, कोयना हो गई, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और दूध गंगा, ये किसकी सहायक नदी हो गई? कृष्णा की सहायक नदियाँ हो गई। और कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर है? विजयवाड़ा। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये जलप्रपात का मतलब झरना भी बोल सकते हैं, ऐसे भी पानी गिरता है ऊपर से पहाड़ से नीचे। ठीक है, ऐसे झरना टाइप भी बोल सकते हो। वाटरफॉल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। जैसे कि भी ये हो गया, मान लो ज़मीन होगी समतल ज़मीन, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है, नदी द्वारा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जलप्रपात यानी वाटरफॉल। ये हो गया कावेरी नदी पर शिव समुद्रम। कावेरी नदी का उद्गम आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कैसे कावेरी, कैसे कर्नाटक। ठीक है भाई। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है? मिलाम उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियाँ पड़ी थी, अब इसके उद्गम बता दो भाई। तो ये बोकरचू ग्लेशियर पर्व कैलाश पर्वत श्रृंखला से। इसके बाद थोड़ा सा वाटर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये भारत हो गया, ठीक है, ये आपका चाइना हो गया, ठीक है भाई, ये चाइना हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। यहाँ पड़ता बोकरचू ग्लेशियर कैलाश पर्वत श्रृंखला के अंदर एक ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद ये इस प्रकार चलकर भारत में आती है और भारत में से ये बाहर निकल जाती हैं किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ, यानी पाकिस्तान में। अब भारत में इसकी कुछ सहायक नदियाँ इसमें आके मिल जाती हैं, यानी ये नदी भारत में भी बहती हैं, पाकिस्तान में बहती है और चाइना में भी ये नदी बहती हैं। तो ये ऊपर के जो भारत का ऊपरी भाग है, यहाँ पर पानी के जो पंजाब, हरियाणा, जम्मू, इस साइड में पानी की पूरी भरपाई इसी नदी और इसकी सहायक नदियों से होती हैं। ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये पानी इधर चाह रहा था 1960 जो 1960 का सिंधु जल समझौता था, इसके तहत इधर पानी जा रहा था। अभी ऊपर कितनी नदियों हैं और नीचे कितनी नदियाँ हैं? 80-20, यानी 80% और 20% के हिसाब से। भी ऊपर की 3 नदियों का पानी तो 80% पाकिस्तान यूज़ लेगा और 20% भारत लेगा, और नीचे की जो 3 नदियाँ हैं उसमें 20% पाकिस्तान लेगा और 80% भारत लेगा। यानी ऊपर की नदियों में पाकिस्तान का हिस्सा जाता और नीचे की नदियों में भारत का हिस्सा जाता। अब देखो भाई, ऊपर की नदियों में भी भारत ने रोक लगा दी। अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या कर दी? भारत ने रोक लगा दी कि भाई ऑपरेशन सिंदूर भी आप चलाया था, यहाँ पर पहलगाम में हमला हो, इस वजह से भारत ने पानी रोक दिया, तो यहाँ हड़कंप मच गई थी। अब देखो भाई, 2 पॉइंट यहाँ भी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि जो नहरों की भूमि है वो किसे बोलते हैं और नदियों की भूमि किसे बोलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो नदियों की भूमि तो बोलते हैं बांग्लादेश को और नहरों की भूमि है वो बोलते हैं पाकिस्तान को। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं? तो आप बताना जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। और गंगा को बोलते हैं पद्मा, दोनों मिल जाती इसे बोलते हैं मेघना। भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। कितनी है? 3323 किलोमीटर है। और इसका नाम क्या गया? रेड क्लिफ नाम रखा गया। ठीक है, क्या नाम रखा गया भाई? रेड क्लिफ इसका नाम रखा गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि उकाई बांध किस नदी पर है? उकाई बांध नाम सुना होगा पहली बार कई लोगों ने भी। जो रेलवे है, एसएससी इनकी तैयारी नहीं कर रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, इनमें जो इतने डीप क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन एसएससी हो गया, जो रेलवे हो गया, जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इनमें क्या पैटर्न बहुत डीप आने लग गया है। तो आपको इसमें जीके मजबूत करना पड़ेगा दोस्त। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन बहुत डीप लिए हैं जो कि आपको और मैं समझाने का तरीका बहुत सिंपल वे है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आसान तरीके से समझूँ। किस प्रकार से मैंने सिलेक्शन लिया उसकी पूरी की पूरी मैं कहानी बता जाता हूँ कि भाई हमने ये तैयारी किया, आपको भी ये करना है, क्या चीज़ पढ़नी है भाई, किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। जिसने ये सीख लिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इन वीडियो के माध्यम से ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या इनमें छोड़ देना है। भाई आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या छोड़नी है, तो बीच बीच में ये को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ख़राब नहीं करूँगा, मैं आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। और जैसे ये वीडियो बनाया, इसका एक ही पर्पज़ है कि मैं आपको कंप्लीट 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक बार ज्योग्राफी का
रिवीजन करवा दूँ, ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम बैठोगे तो आप ऊपर से क्वेश्चन आएंगे तो उड़ा दोगे। और डीप भी क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप किसी भी रेलवे और एसएससी के एग्जाम बैठोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ देखो भाई, इन उकाई बांध किस नदी पर, अभी ताप्ती नदी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर अंदर गिरती है, गुजरात के अंदर ये नदी बहती हैं। ठीक है भाई, ब्रज घाटी का निर्माण भी करती हैं। मानसून का निवर्तन, निवर्तन का मतलब होता है चीज़ का पीछे की तरफ हटना। अब जैसे मानसून आया, मानसून ने बरसात की, हमारी इधर बारिश हुई, जून के अंदर आया, सितंबर के अंदर, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक मानसून वापस लौटता है। अब वापस कैसे लौटता है देखो भाई, तो वापस लौटने का मतलब हो गया कि पीछे की तरफ हटना। तो ये भारत हो गया, और अब यहाँ मानसून तो पहले आया था, अब एंट्री हो गई है। ठीक है, एंट्री इधर से मारी जाता था, उधर से भी एंट्री मारी है, लेकिन जो निवर्तन होगा वो इस प्रकार से होगा ज़्यादातर, इस प्रकार से। ठीक है भाई, ये इसका वापस लौटना हो गया। अब यहाँ से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये देखो ये वाला, ये इसे बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक है भाई, या पूर्वी तट। यहाँ पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं दोस्त? कोरोमंडल। क्या बोलेंगे? इसका नाम है कोरोमंडल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मानसून के निवर्तन यानी लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है? तो तमिलनाडु के तट पे होती हैं। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जब मानसून आता तो ये तो छायावर्ती क्षेत्र में आ जाता है, तो यहाँ वर्षा होती नहीं है तमिलनाडु के तट पे। लेकिन जब वापस मानसून लौटता है उस टाइम यहाँ पे वर्षा होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि ग्रेनाइट है वो किस प्रकार का सेल है? तो वो आग्नेय सेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आग्नेय। तो आग्नेय सेल का उदाहरण है ग्रेनाइट। अब पूछ जाएगा आपसे कायांतरित सेल का उदाहरण बताओ, तो स्लेट हो गया, क्वार्टरजाइट हो गया, सिस्ट हो गया, संगमरमर हो गया। सब अलग अलग है, ध्यान रखना। संगमरमर अलग है, सिस्ट अलग है, क्वार्टरजाइट अलग है और स्लेट अलग है। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई पूछी गई है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 8,598 मीटर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के एग्जाम्पल यानी जो वन है इनके बारे में या तो पूछ जाएगा कि यहाँ इनकी वर्षा कितनी चाहिए इनको, ठीक है, इनको कैसी जलवायु चाहिए, ठीक है, कितना टेम्परेचर चाहिए, और यह इनका एरिया पूछ जाए कि ये कहाँ पर होता है। जैसे कि सदाबहार वन होते हैं पश्चिम घाट में। कहाँ पर होते हैं? पश्चिम घाट है। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो सदाबहार वन लोकेशन पूछ सकता है या इनका एग्जाम्पल पूछ सकता है। एग्जाम्पल के लिए मोहगनी हो गया, आबनूस हो गया, रबर हो गया, सिनकोना हो गया। ठीक है, सिनकोना का यूज़ आपको पता होना चाहिए, मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है सिनकोना। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन का क्या पूछेगा वो बता रहा हूँ मैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। या तो इसका एग्जाम्पल पूछेगा या इसकी लोकेशन। दो ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं आज के पैटर्न में। ठीक है भाई, नेक्स्ट है कि भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई। इन दोनों की जो बाउंड्री है इसकी लंबाई के बारे में पूछा गया। जैसे भी ये भारत बांग्लादेश हो गया, ये पहले मैं बांग्लादेश बनाता हूँ, भारत बाद में बनाऊंगा। ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया और ये भारत हो गया। ठीक है भाई, सॉरी भारत हो गया। अब भारत है, इसकी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लग रही है। ये देखो बाउंड्री इस प्रकार से ये टच हो रही बाउंड्री भारत के साथ। तो बाउंड्री की लंबाई कितनी है? तो ये याद करना 4096.6 किलोमीटर। और भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ फिर से। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी और रेलवे में पूछा हुआ है कि भारत जो है अपनी सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश है। और वो आपको डाटा याद होना चाहिए, 4096.6 की सबसे ज़्यादा है, तो क्वेश्चन पूछेगा। और कौन कौन से राज्य हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। इसके लिए ट्रिक है ममता, ठीक है, बनर्जी। ठीक है भाई, यहाँ से ट्रिक बनती है। एम से हो गया मेघालय, मिजोरम, कुछ भी मान सकते हो। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये असम की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार टच होती है। ठीक है भाई, और बनर्जी होता है बंगाल। ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, तो ये आपको याद हो सकता है। एम से मिजोरम, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, ए से असम। असम जो है मेघालय सॉरी बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। तो शिवालिक है, अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला है कि सभी दोनों में सबसे बड़ा दोन कौन सा? देहरादून। अभी मैंने बताया था कि हिमालय में है, हिमालय को महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक 3 भागों में बांटा गया था। तो शिवालिक है इस श्रृंखला के अंदर जो दून है, जैसे उत्तराखंड में देहरादून हो गया। ठीक है भाई, यही तो सबसे बड़ा दून है, इसके बारे में हमने तद सुना है। शिवालिक हिमालय के निचले क्षेत्रों का, जैसे ही भी हिमालय खत्म हो गया इसके निचले भाग, मान लो ये हिमालय है, इसके निचले जो भाग है इसके क्षेत्र को बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई। अब यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यह भागीरथी नदी, नदियों के बारे में, गंगा नदी के बारे में पॉइंट है।
तो ये हो गया आपका भागीरथी नदी का उद्गम स्थल और ये हो गया अलकनंदा। ठीक है भाई, ये दोनों नदियाँ आके मिलती हैं यहाँ पर, और अलकनंदा में कई सहायक नदियाँ इसमें आके मिलती हैं जो 5 पंच प्रयाग का निर्माण करता है, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग, इस प्रकार से प्रयाग का निर्माण करती हैं। लेकिन जब दोनों नदियाँ जिस पॉइंट पे मिलती हैं इसका नाम है देव प्रयाग। क्या नाम है? देव प्रयाग। क्या नाम है? देव प्रयाग। और इसके बाद इसका नाम क्या बन जाता है? गंगा। क्या नाम बन जाता है? गंगा। तो ये गंगा नदी के बारे में बताइए कि ये हो गई आपकी अलकनंदा, एक मिनट, ये हो गई आपकी अलकनंदा और ये हो गई भागीरथी। अब दोनों नदियाँ क्या करती हैं? दोनों नदियाँ के मिलती एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ये पॉइंट का नाम क्या है? देव प्रयाग। उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। फिर इसमें एक सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। और ये आके कहाँ मिलती है? इस पॉइंट का नाम आपको याद रखना, प्रयागराज। जिससे पहला नाम क्या था? इलाहाबाद। इसका नाम अब क्या नाम हो गया? प्रयागराज हो गया। ठीक है भाई, तो ये गंगा नदी के बारे में आपने सीख लिया वो क्या है। फिर आगे थोड़ा इसको और थोड़ा बताता हूँ कि ये जैसे आगे बढ़ेगी, एक मिनट, जैसे ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ बांध बना हुआ है, फरक्का बांध। क्या बांध है? फरक्का बांध। ये आफत है बांग्लादेश के लिए। किसके लिए आफत बनी हुई है? जैसे ही इस बांध को आप रोकोगे तो पानी इकट्ठा होगा, और जैसे ही आप एक साथ छोड़ोगे तो नदियों के देश में बाढ़ आ जाएगी। नदियों का देश कौन सा? बांग्लादेश। और वहाँ पर क्या आ जाएगी? फिर बाढ़ आ जाएगी। ठीक है भाई, या इसके बाद आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। गंगा के बारे में मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की। देव प्रयाग क्या होगा? समझ गए देव प्रयाग क्या है? तो जहाँ गंगा भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा? धूपगढ़ी। कौन सा है? धूपगढ़ी। अरावली का गुरु शिखर, पूर्वी घाट का महेंद्रगढ़ी, पश्चिमी घाट का कलसुबाई, और सतपुड़ा का क्या हो गया? धूपगढ़ी। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है भाई, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो भाई, भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? वो 5.5 घंटे है। कितना आगे? 5.5 घंटे। ये जो ग्लोब है ये है ग्रीनविच लाइन, और ये है भारत। यहाँ पर कहाँ पर है? यहाँ पर भारत है, यहाँ पर ये, और भारत के बीच टाइम है वो यहाँ से गुजरेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ इस तरफ बढ़ेंगे पूर्व की तरफ तो टाइम बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम घटता है। तो हमारा भारत भाई इस लाइन से, जो ये लाइन है ग्रीनविच लाइन जिसे हम वो टाइम लाइन बोलते हैं, इससे किस साइड में? पूर्व साइड में। तो इसका टाइम बढ़ेगा कितना घंटा आगे? वो हो जाएगा 5.5 घंटा। कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा प्लस टाइम में। समझ गए भाई? बड़ा क्यों? कि पूरे साइड में जाते हैं, पूर्व साइड में जब देशांतर को पार करते हैं तो बढ़ता है। और एक ये भी ध्यान रखना, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है भाई, इसीलिए भारत के पूर्व और पश्चिम में जो भाग है इनमें टाइम का अंतर होता है, दिन और रात में भी अंतर होता है कि दिन कब होता है, रात 1-2 घंटे का, घंटे 1.5 घंटे का फर्क रहता है। ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ब्रश घाटियों के मध्य ऊपर उठा स्थल भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा? सतपुड़ा। ब्रश घाटी का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? ये इंपॉर्टेंट है, ताप्ती और नर्मदा। दोनों नदियों के बारे में बार बार पूछा है। ताप्ती नदी पर उकई बांध है गुजरात के अंदर, ये भी बताया था मैंने अभी। गोवा के तट को बोलते हैं कोंकण, केरल के तट को बोलते हैं मालाबार, और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिण छोर की दूरी बतानी है, ये कितना डिस्टेंस है बीच में? 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन आजकल आने बंद हो गए, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पे इनको बता दिया जाता है। लेकिन अगर इनका आएगा तथ्य के रूप में आएगा, यानी 4 ऑप्शन बनेंगे अभी तक, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण के उत्तर। ठीक है भाई, यानी आपको कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे दो। धुआंधार जिसे कपिल धारा जलप्रपात भी बोलते हैं, ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है कंवरताल झील। ठीक है, ये झील बिहार के अंदर है और बिहार के बेगूसराय में है। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार के अंदर इतनी झीलें हैं नहीं, तो कंवरताल झील को इम्पोर्टेंस दी गई है, इसलिए अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन बनता है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं, और दक्षिण की गंगा वो बोलते हैं कावेरी को। किसको बोलेंगे? कावेरी को। इन जिसके बीच में दक्षिण की का मतलब के, और के से के मिल गए, के से कावेरी, दक्षिण की यानी कावेरी। ठीक है भाई, और डायरेक्ट दक्षिण गंगा पूछेगा तो गोदावरी। गोदावरी की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदियों में से एक है। सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का रूर प्रदेश, वैसे रूर प्रदेश जर्मनी के अंदर क्षेत्र है, जैसे कोयले के लिए फेमस है, तो भारत का रूर प्रदेश है छोटा नागपुर पठार, यानी ये कोयला क्षेत्र है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, और भारत का रूर प्रदेश क्या हो गया? छोटा नागपुर पठार हो गया।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में बॉक्साइट उत्पादन में सबसे पहला स्थान कौन से राज्य का आता है, तो उड़ीसा का है। ठीक है, लोहे ऐसा के लिए भी उड़ीसा ही है। ठीक है भाई, और आपसे पूछेगा कॉफ़ी के लिए कर्नाटक हो गया, चाय के लिए तो आपको पता असम है, और जो मसाले हैं इनके लिए कौन है, केरल है। सोने के लिए भाई आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तांबे के लिए खेतरी हो गया, आपने सुना होगा। ठीक है, बाकी टंगस्टन के लिए अपना डेगाना पड़ता है राजस्थान के अंदर। ठीक है भाई, अगला देखो, काली मिट्टी की फसल काली मिट्टी और किस फसल के लिए वरदान मान देते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो कपास के लिए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी। और कपास के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो आप बताओ गुजरात है। गुजरात के साथ अपनी बाउंड्री टच होती है राजस्थान की, तो यहाँ पे भी क्या होता है, कपास होता है। कई राज्यों में होता है, लेकिन जो मोस्टली होता है वो गुजरात के अंदर होता है। राजस्थान में भी अभी इसका भी काफ़ी है मामला। ठीक है भाई, तो काली मिट्टी ऐसे भी बोल सकते हैं कि कपास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और किन राज्यों में ये भी आप बता सकते हैं। अगला है बगलीहार और दुलहस्ती, दो बांध हैं, ये किस नदी पर है। कई बांध तो हमने पढ़ा था अभी, अब दो बांध और आ चुके हैं, बगलीहार और दुलहस्ती, ये चेनाब नदी पर है। इमसला दर्रा लद्दाख को किसे जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा भाई, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा लेकिन मैं बताता हूँ, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है इमसला दर्रा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया है। आपने कहीं देखा होगा भी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। ठीक है भाई, लेकिन आपने पीपल का देखा कहीं पे नहीं देखा ना, लेकिन ये पूछा हुआ एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका नाम है फाइकस इलोजियस। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितने भी वैज्ञानिक नाम है तो कमेंट में एक बार लिख के भेजना कि किन किन का आप वैज्ञानिक नाम जानते हो, कमेंट में लिख के देख बताना कि आप किस किस का वैज्ञानिक नाम जानते हो। जो चीज़ आप एक्स्ट्रा जानते हो वो कमेंट में लिखिए, ताकि हम उन चीज़ों को आगे की वीडियो में आपको शामिल करके दिखाएंगे। ठीक है भाई, कॉफ़ी और सूरजमुखी के उत्पादन में भाई पहला राज्य कौन सा, कैसे कॉफ़ी कैसे, कर्नाटक। ठीक है, कॉफ़ी और कर्नाटक इसके मामले में ये हो गया। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, इस प्रकार से। ठीक है, ये 8 राज्य हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इस प्रकार से मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। ठीक है भाई, ये आपको 8 राज्यों के नाम मैं बता देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको एक बार हाईलाइट करके बता दूँ, गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है भाई, और ये राज्य इस प्रकार से ये गुजरती हैं आपकी। ठीक है भाई, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत को बीचों बीच में से कर्क रेखा को बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और भारत के बीचों बीच से गुजरती, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, हाँ बोलो कि बाकी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं, क्योंकि भारत के बीचों बीच से गुजरेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है भाई, अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसकी थोड़ी सी कहानी सुनो भाई, है क्या। तो पहले क्या होता था, पहले क्या था कि भाई मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन क्या हुआ कि इससे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। वो जो साथी था छत्तीसगढ़ वो इससे अलग हो गया। जब अलग होगा तो भाई टुकड़े होंगे तो छोटा पड़ जाएगा। अब जब ये छोटा हो गया तो बड़ा कौन बन गया, राजस्थान बन गया था। ठीक है भाई, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान, और सेकंड नंबर पर कौन अभी भी मध्य प्रदेश है। उज्जैन किस नदी के किनारे हैं, तो क्षिप्रा नदी के किनारे हैं उज्जैन। तमिलनाडु के तट का नाम है कोरोमंडल, इसमें ये बता दिया गया, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा चोलमंडलम। क्या नाम है, चोलमंडलम। महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो तेल हो गई, जोंक हो गई, मांड हो गई, ईब हो गई, ये किसकी सहायक नदियाँ है, महानदी। जितनी भी आपको नदियाँ उनकी सहायक नदियाँ आपको याद होनी चाहिए, ताकि बार बार एग्जाम में जाओ और ये गलती आपसे नहीं हो। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तो आपको नदियों से क्वेश्चन जरूर मिलता है। नदियाँ हो गया, अगर पॉलिटिकल साइंस में जैसे आर्टिकल से क्वेश्चन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल गया, आपको किसी से किसी में क्वेश्चन मिलता बनता है। ठीक है भाई, अब देखो भाई क्वेश्चन अगला है कि भाई आप ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बतानी है, तो सुबनश्री, लोहित, बराक, तिस्ता, मानस, धनश्री, दिबांग, ये सब नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ठीक है भाई, ब्रह्मपुत्र का थोड़ा मैप देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये भी भारत का जो पूर्व भाग है, भारत का पूर्व भाग है, ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है भाई, अब देखो भी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट है, यहाँ से ये निकलता है चेम्मा युंग डुंग। ठीक है, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और निकलने के बाद यहाँ से इस प्रकार से यू टर्न मारती है, यू टर्न। ठीक है भाई,
नामचा बरवा पर्वत से टकरा कर और यू टर्न मारने के बाद ये क्या करती है, भारत में एंट्री मारती है। और एंट्री मारने के बाद ये पॉइंट यहाँ से एंट्री मारती यू टर्न लेके नामचा बरवा पर्वत से टकरा ले यांग याप दरा, यहाँ दरा बनता है। इस दरे का नाम क्या बताओगे आप, इसका नाम है यांग याप दरा। क्या नाम है, यांग याप दरा नाम है। और पर्वत का नाम क्या है, नामचा बरवा पर्वत। कौन सा है, नामचा बरवा पर्वत। एंट्री टकराने के बाद ये इस प्रकार से एंट्री मारता है। इधर से आती गंगा नदी और दोनों मिलके चली जाती है बांग्लादेश में। सॉरी, बांग्लादेश में जाके मिलती है, ये भी ध्यान रखना है, दोनों नदी जाके बांग्लादेश में मिलती है। जैसे ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंट्री मारती है, इसका नाम हो जाता है क्या, आप बताओगे, जमुना। और इसका नाम, गंगा का नाम होता है पद्मा। और ये दोनों जब एंट्री यहाँ इस पॉइंट पे मिलती हैं और इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। यानी बांग्लादेश में जाकर मिलती हैं और इसके द्वारा एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। इसे ये भी बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नदियाँ, इसको इसलिए मैं बार बार मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके ऊपर 2 द्वीप भी है, एक तो माजुली द्वीप है, एक उमानंद द्वीप है। तो नदी द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। और सबसे छोटा कौन सा, उमानंद। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो इसको समझने की कोशिश और करते हैं। नेक्स्ट है कि लेटेराइट मिट्टी है, आपने देखा होगा पूरी घाट पाई जाती है। इसका रंग लाल किसकी वजह से होता है, तो लेड ऑक्साइड की वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है भाई, जो सोन नदी है, क्वेश्चन इस प्रकार से, सॉरी दोस्त, यहाँ क्वेश्चन लिखना था कि सोन नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो सोन नदी के बारे में पूछा गया था। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। किस मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा कहा जाता है, काली मृदा को, और स्वतः जोते वाली मृदा भी कहा जाता है। अलकनंदा और धौलीगंगा, तो आपको कमेंट में बताना कि जो 5 प्रयाग है तो किस किस के मिलन में, एक तरफ तो अलकनंदा चलेगी और बाकी धौलीगंगा, विष्णुगंगा, पिंडा, कृष्ण, जो भी आपको, जो भी नंद, ठीक, जो भी है, नंदाकनी मंदाकनी, जो भी है, इनको मिला के आप 5 प्रयाग है, 5 प्रयागों के नाम लिखना है आपको कमेंट में। ठीक है भाई, तो मैं देखता हूँ कमेंट में कौन इनके 5 प्रयाग के नाम लिखते हैं। हिमालय के बारे में पूछा कि कैसी पर्वत श्रृंखला है, तो ये नवीन फिलिप पर्वत श्रृंखला है। और ये भी ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो हिमालय होगी। ठीक है भाई, ये भी आपको, सबसे लंबी पूछेगा तो एंडीज हो जाएगी, और सबसे ऊंची पूछेगा तो हिमालय हो जाएगी। बोरार गुफाएं भारत में कहाँ स्थित हैं, तो बोरार गुफाएं अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित हैं, बोरार की गुफाएं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो भारत में देखो दिबांग कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, लेकिन तिब्बत में इसे क्या बोलेंगे, सांगपो। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, सांगपो इसका नाम है। ठीक है भाई, फरक्का का बांध किस नदी पर है, गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। यहीं से इसकी एक धारा निकलती है जिसका नाम है हुगली। क्या नाम है, हुगली। ठीक है, एक तरफ हुगली चली जाती है, एक तरफ भारत में गंगा के राह में बांग्लादेश में चली जाती है। भारत में दियांग किस नदी को बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को भारत में दियांग के नाम से जानता है। वनों की नलमाला श्रेणी भारत के किन राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में चर्चा हुई थी इसलिए इंपॉर्टेंट। नलमाला श्रेणी जो वनों की एक श्रेणी है, ये कहाँ पर है, तो आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर जो वनों की श्रेणी है वो है। ठीक है, खेतड़ी है कॉपर बेल्ट। ठीक है भाई, तांबा है, इसके लिए फेमस है। ये कहाँ पर है खेतड़ी, तो आप राजस्थान के झुंझुनू के अंदर है। ठीक है भाई, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को, ठीक है भाई, स्वामी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखो, भारत में अधिकांश कौन सा कोयला मिलता है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है, लेकिन मिलता कौन सा, बिटुमिनस है। अच्छा तो मिलना सरा, इसलिए मिलता कौन सा, बिटुमिनस। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कौन सी नदी, भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में अंदर है टिहरी बांध, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। ठीक है भाई, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, किस नदी पर है, महानदी पर है। कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। ठीक है भाई, ये पॉइंट बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना है। एक बार रिवीजन करने के बाद आपको ये क्लास याद आएगी कि सर ने जो चीज़ बताई है वो वास्तव में एग्जाम में आ रही है बार बार, हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। बंदरगाह के बारे में क्वेश्चन है कि कांडला जो बंदरगाह है, इसका नया नाम हो गया दीनदयाल पोर्ट। ठीक है भाई, कांडला आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, कलकत्ता बंदरगाह कहाँ पर है, तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है भाई, सोलह जुताई वाली मिट्टी कौन सी होगी, काली मिट्टी होगी। आप मुझे बताओ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई के अंदर, जिससे पहले नाम था नेवा सेवा बंदरगाह। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना कि मैं एक बार पेज के साथ लिख देता हूँ कि देखो मार्मो गोवा, ये बंदरगाह कहाँ पर थी, सीधा पता लग रहा है गोवा के अंदर है। ठीक है,
और कांडला बंदरगाह कहाँ पर हो गया, गुजरात के अंदर हो गया, ठीक है भाई। और एक पारादीप कहाँ पर हो गया, तो आप बताओगे उड़ीसा के अंदर हो गया, कहाँ पर हो गया, उड़ीसा के अंदर हो गया। एन्नोर कहाँ पर हो गया, तो आप बताओगे तमिलनाडु के अंदर हो गया। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर हो गया, ये भी। तुतीकोरिन कहाँ पर हो गया, तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर सब कहाँ पर है, तमिलनाडु। विशाखापट्टनम में कहाँ पर, कौन सा विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और कोची पूछा जाता है, कोची, कोची कहाँ पर है, केरल के अंदर है। तो जितने भी नाम बोले सब इम्पोर्टेंट दोस्त, ठीक है। कोलकाता तो आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल के अंदर है। जितने भी बंदरगाह के नाम बोले मैं सब इम्पोर्टेंट है, बोल दी मैंने के साथ में, ठीक है। आपको याद करना अब आपकी जिम्मेदारी है कि हम इनको याद कैसे करेंगे। मेरी ओर से मैं कोशिश करता हूँ कि बार बार रिवीजन करोगे तो ये चीज़ें आपको याद हो। बिना रिवीजन के आपको मामला नहीं बैठने वाला। मैंने एक चीज़ बताई थी एक वीडियो में कि आप एक किताब को 15 बार पढ़ो, ना कि 15 किताब को एक बार पढ़ो। आप एक किताब को 15 बार पढ़ोगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा 100%, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर है, व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है भाई। ये व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है और ये सिंधु की एक सहायक नदी भी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी, भाई वर्षा होगी दलदल बनेगा, भाई कीचड़ बनेगा, वही तो दलदली मिट्टी मिलेगी। तो भाई याद करने की क्या जरूरत है इसमें। मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं क्या, जो उसमें खनिज पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जो उसका सही मिक्सन होगा, वो चीज़ें सही मात्रा में मिली हुई है तो वो तो मिट्टी उपजाऊ बनाएगी। और जो चीज़ें होगी नहीं तो फिर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी। फिर उसमें आपको खनिज है, कार्बनिक पदार्थ है, वो दुकानों से खरीद के इसमें डालना, उर्वरक के रूप में इसमें डालना पड़ेगा। नाथपा झाकरी बांध, ये बांध इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी पर है, ठीक है। सतलज बोलते हैं, सतलज बोलते हैं। सतुद्री इसका कहाँ पर नाम है इसका, सतुद्री किस काम बोलते हैं इसको, जो वेदों में इसको सतुद्री बोला गया है, ठीक है भाई। लोह ऐसे की खान बादाम पहाड़ कहाँ पर है, तो उड़ीसा के अंदर है। केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड, ये भी आपको याद होना चाहिए, कर्नाटक के अंदर है। सॉरी एक क्वेश्चन बीच मच गया। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है कोयले के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। जादू घोड़ा किसके लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यूरेनियम के जो भंडार हैं वो जादू घोड़ों की खानों में मिलता है। एक है हरियाली योजना, ये किसके लिए फेमस है। कोई भी योजना होती है, परियोजना होती है, ये किसी न किसी संबंध रखती है। हरियाली कोई नाम दिया गया था तो ये किससे संबंधित है, तो आप बोलो कि जल प्रबंधन, जल को इकट्ठा करना, उसका संरक्षण करना, इससे संबंधित योजना कौन सी है, हरियाली योजना। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, आप बताओगे कृष्णा नदी के तट पर स्थित है विजयवाड़ा, ठीक है भाई। आपने कई मूवी में भी नाम सुना होगा विजयवाड़ा, ठीक है। मयूरद्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मयूरद्वीप, ठीक है। दुनिया की छत के रूप में किसे जानते हैं, दुनिया की छत, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार जिसे हम बोलते हैं दुनिया की छत बोलते हैं, ठीक है, रूप ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्व राज्य में किस नाम से जानते हैं। जो स्थानांतरित कृषि है उसको उत्तर पूर्व भारत में हम किस नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, झूम कृषि के नाम से। जैसे राजस्थान में से वालर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वालर या वालरा भी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो आपको ये याद रखना कि उत्तर जो स्थानांतरित खेती है, जो जंगल काट के फिर उसकी जगह दूसरा खेत लगाते हैं, फिर आगे से बढ़ते रहते हैं, इसे बोलते हैं स्थानांतरित खेती, ठीक है। सीढ़ीदार का मतलब होता है जैसे भाई ये ढलान वाला ज़्यादा खेत हो गया तो इसमें क्या करते हैं, सीढ़ी लगाते हैं ऐसे, ठीक है, यानी मेड़ बना के यहाँ पर इतने में क्या, फिर यहाँ मेड़ बना दी, फिर इतने में क्या, वो हुई सीढ़ीदार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुंचिकल जलप्रपात, ये कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है, ठीक है भाई, ठीक है। ये कुंचिकल जलप्रपात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य ये हो गया मध्य प्रदेश। अभी समझाया था मैंने कि भी राजस्थान पहले नंबर पर नहीं था, पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन राजस्थान जब पहले स्थान पर आ गया जब मध्य प्रदेश के दो टुकड़े हो गए, यानी इसके छत्तीसगढ़ अलग हो गया। उत्तर प्रदेश से अलग कौन हुआ, उत्तराखंड हुआ, ठीक है। और झारखंड से अलग कौन हुआ, बिहार हुआ। मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ उससे अलग हो गया। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, यानी भी ये नदी है, इस पर ये कर्क रेखा इस प्रकार से, तो ये नदी है, एक नदी है, इसका नाम है माही नदी, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकल के गुजरात में आती है, राजस्थान में भी आती है, राजस्थान के 2 जिलों से भी गुजरती है, ये माही नदी है। माही नदी क्या करती है कि जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटने का काम करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में ये एकमात्र नदी इसको 2 बार काटती है, ठीक है भाई। इसके बाद है फरक्का बांध, जो फरक्का बांध है वो बांग्लादेश की सीमा के सबसे, भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे निकट स्थित है। ये क्वेश्चन इसका है कि फरक्का बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता देता हूँ, फरक्का बांध से क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसको भी ये अभी चर्चा में आया था। नर्मदा बचाओ, ये जो है
आंदोलन है इसके बारे में क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। इसमें कुछ डाटा कट गया है। तो 1985 मेगा पाटेकर इसने शुरुआत की थी। ठीक है भाई। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान सबके साथ सीमा साझा करता है भाई। ये देखो अजीबोगरीब क्वेश्चन है ना भाई। ये सिक्किम है। यानी देखो ये सिक्किम का मैप थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हो गया सिक्किम। ठीक है भाई। अब देख रहे हैं यहाँ समझने की कोशिश करता हूँ। ये है आपका कौन सा भूटान, ये हो गया आपका नेपाल और ऊपर कौन हो गया चाइना। इन सबसे सीमा लगाने की कोशिश कौन करता है, ये हो गया भूटान, चाइना और नेपाल। इन सबसे सीमा किसकी लगती हैं, सिक्किम की सीमा इन सब के साथ लगती हैं। अब देखना ये सिक्किम है, लेकिन सिक्किम के साथ एक और लोचा है कि सिक्किम से सिर्फ भारत का एक ही राज्य बाउंड्री टच करता है, वो है पश्चिम बंगाल। ये भी इम्पोर्टेंट है। इन वेस्ट बंगाल है वो एकमात्र राज्य है जो सिक्किम से सीमा टच करता है। ठीक है। सिक्किम के अंदर आपको एक अभी दरा बताया था मैंने, जलेपला दरा। कौन सा दरा है, जलेपला दरा है, वो दरा इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी है। अभी बताया था मैंने, सिक्किम पश्चिम बंगाल हो गया। गोसी खुर्द, एक मिनट, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की है। 2008 से 9 के बीच चली थी गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना। ठीक है भाई। कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, बंद पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी, 2012। ठीक है। मध्य प्रदेश की जल संग्रह प्रणाली बंदिश के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट देखो, सिंधु जल समझौता कब हुआ, मैंने कई बार इसका रिपीटेशन मार दिया। सिंधु जल समझौता 1960 विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसको करवाने वाला कौन था, वर्ल्ड बैंक। कौन था, विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। माँ नदी का उद्गम स्थल, भाई किसी भी नदी का उद्गम स्थल मैं फिर से बताता हूँ, आप जब भी जाओ एग्जाम के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने में बोलता जा रहा हूँ, वही टॉपिक आप लिखते जाओ कि क्या क्या ज़्यादा पढ़ना है। तो उद्गम स्थल पूछा गया तो बस्तर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल हुआ। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप बताना। नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, वो नर्मदा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, देखो सभी नदियाँ आ रही हैं, इनका उद्गम स्थल पूछा जा रहा है, तो ये हो गया महाराष्ट्र का। ठीक है भाई। कृष्णा नदी मैंने बताया था आपको किस प्रकार से आंध्र प्रदेश तेलंगाना से होते हुए जाती है। ठीक है। उल्का पिंड से निर्मित एकमात्र झील लोनार झील हो गई। उल्का पिंड की पट्टी कहाँ होती है आपको पता है, एस्टेरॉइड, जो एस्टेरॉइड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, इनकी जो पट्टी होती है मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में जो पट्टी है वो उल्का पिंड की पट्टी, ये भी ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी, ये देखो भाई, गोदावरी है, वो सबसे लंबी और बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। वैसे ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, नासिक महाराष्ट्र से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। ऐसे नहीं आपको पता ही नहीं इसका उद्गम स्थल कहाँ से, और आप इसको बार बार पढ़े जा रहे, पता ही नहीं आपको कि उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो उद्गम स्थल पता होना चाहिए। जैसे मैप के में देख लो एक बार, मैप में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये देख लो भाई, ये है आपका भारत। ठीक है भाई। अब यहाँ है ये महाराष्ट्र। एक मिनट, ये जो छोटे से इस मैप में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र के अंदर, नासिक के अंदर जगह पड़ती हैं। यहाँ से ये निकलती है इस प्रकार से। ठीक है भाई। ये है आपकी गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा मैं हिंट दे दिया, ताकि आप मैप में समझोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई। नहीं तो मैं बार बार ऐसे समझाता रहूँगा, आपको समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो गोदावरी अपना जल का विसर्जन कहाँ करती हैं, तो आप बता सकते हो आसानी से, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। इधर क्या हो गया, अरब सागर हो गया। ठीक है भाई। तो ये भी क्वेश्चन बनता कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनेगा कि गोदावरी की सहायक नदियाँ, यानी गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप पूर्णा हो गई, मंजरा हो गई, परवरा हो गई, पैन गंगा, वर्धा, वैन गंगा, इंद्रावती, मनेर, साबरी, ये सब किसकी सहायक नदियाँ, गोदावरी की। और गोदावरी की सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है भाई। ये ध्यान रखना है, गोदावरी की जितनी भी सहायक नदी है इनको आपको याद करना है कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। पानी की मात्रा के आधार पर, यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, देखो भाई गंगा की सहायक नदी दो प्रकार से, एक तो हो गई यमुना और एक ये हो गई घाघरा। तो लंबाई के मामले में यमुना पहले स्थान पर होगी, और पानी के मामले में देखें तो घाघरा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है पानी के मामले में। और लंबाई के मामले में पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी, यमुना। वाटरमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम, आपने सुना होगा। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली। ठीक है। और वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, राजेंद्र सिंह।
किस नहर के कारण राजस्थान राज्य को अपनी खोई हुई हरियाली वापस मिल गई? आपने बहुत बार सीखा होगा, सबसे बड़ी नहर आज भारत की तो वो हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री, इनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। राजस्थान के अंदर ये नहर है, इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान, वैसे खास तौर से इसका जो प्रभाव पड़ा है पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर अब हरियाली वापस दे देते हैं। आगे केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद कर लेना 1974 इसमें हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखो, कावेरी की सहायक नदियाँ। तो मैंने सहायक नदी सबकी ली है, तो आपको याद होना चाहिए कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो सिमसा हो गई, हेमवती हो गई, कपिला हो गई, अमरावती हो गई, काविनी हो गई, लोक पावनी हो गई, भवानी तीर्थ हो गई। ठीक है, अमरावती तो आपने सुना होगा भाई, आंध्र प्रदेश के अंदर जगह पड़ती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये इन सब पे ये भाई कावेरी नदी, ये उनकी सहायक नदी है। किस बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुक्ति बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? कलकत्ता बंदरगाह। जैसे दीनदयाल अपने देखा था भाई गुजरात का कांडला है, इसी प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, सॉरी मुखर्जी, मुक्ति नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, ये हो गया कलकत्ता के अंदर। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? लोकटक झील हो गई। ठीक है, दुनिया का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान। केरल की प्रमुख झीलें वेबनाथ हो गई, अष्टमुदी हो गई, सिस्तमकोटा हो गई। ठीक है, ये झीलें हैं। और ये भी ध्यान रखना है, जो केरल के अंदर झीलें हैं ये लंबाई में ज़्यादा लंबी झीलें हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में केरल से याद आ गया कि ये जो केरल है इस प्रकार से, मैप के अंदर देखना एक बार, ये केरल इस प्रकार से भी आपको, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी कि साला इसका अक्षांशीय विस्तार ना सबसे ज़्यादा है, जो केरल है इसका अक्षांशीय विस्तार सबसे ज़्यादा है, ये भी ध्यान आपको रखना है। केरल के अंदर, केरल के अंदर बहुत ज़िले हैं ऐसे लंबाई में, ऐसे यहाँ पर नौकायान जो होता है, नौकायान कंपटीशन होता है वो यहीं पे होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर ट्रॉफी होती है कई बार, नेहरू ट्रॉफी, ये इनसे संबंधित ट्रॉफी हैं रनिंग से संबंधित। ठीक है, जो जल में जो नौका की होती है ट्रॉफी, इनको बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी, कुछ नाम और भी है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर को किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज का निर्माण पूरा किया है? वो चिनाब नदी 1315 मीटर है। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे ने इसका क्या है। ठीक है भाई, चिनाब नदी पर है। ठीक है भाई, विश्व आर्क यानी जो कांच का ब्रिज बनाया गया। ठीक है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपने सुना होगा कई बार, कोई दो राज्य होते हैं इनके बीच में जल का विवाद होता है, यानी पानी को रोक देता है पीछे से, या पानी बीच में से भाई ज़्यादा पानी कम जाने इनमें, इसकी वजह से क्या होता है? जल विवाद बन जाता है। कावेरी नदी है, इसकी वजह से कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या बन गया? जल गया। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी बोलते हैं? कोची बंदरगाह। किसको बोलते हैं? कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है? केरला के अंदर है। कहाँ पर है? केरला के अंदर है कोची बंदरगाह। और इससे क्या बोलते हैं? अरब सागर की रानी बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोलते हैं। ठीक है भाई, और अब भारत का मैनचेस्टर, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का मैनचेस्टर वो बोलते हैं अहमदाबाद। वो किसको बोलते हैं? अहमदाबाद। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कौन हो गया? अहमदाबाद हो गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप एक दो क्वेश्चन और बता दीजिए साथ ही साथ। सूर्य नगरी किसे बोलते हैं? सूर्य नगरी, ठीक है, स्वर्ण नगरी। ठीक है, दो तीन राजस्थान का ही पूछ लेता हूँ आपको मैं ना। स्वर्ण नगरी, पिंक सिटी। तो ये देखो, सूर्य नगरी तो जोधपुर हो गया, स्वर्ण नगरी आपका जैसलमेर हो गया, और पिंक सिटी किसे बोलते हैं हम? आप जयपुर को बोलते हैं। ठीक है भाई, इसी प्रकार आपने कहीं अहमदाबाद के बारे में सुना होगा। ठीक है, और तालों की नगरी आपने सुना होगा, तालों की नगरी के बारे में भी। ठीक है, कई प्रकार अलग अलग नगरियाँ हैं, जैसे किसी कुछ नाम दे दिया, किसी कुछ नाम दे दिया। ठीक है भाई, तो आप सबको इनके नगरी के बारे में भी, किसको कौन सी नगरी के बारे में किस जगह को क्या बोलते हैं आपको थोड़ा याद रखना जरूरी है। हॉलीवुड सिटी किसे बोलते हैं? बॉलीवुड सिटी किसे बोलते हैं? ठीक है भाई, हॉलीवुड सिटी, बॉलीवुड सिटी, मुंबई को जैसे सुना होगा आपने। ठीक है भाई, ठीक है, भाई भारत की साइंस सिटी किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को भी याद करना है। ठीक है, तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह नदी जो दादर नगर हवेली से बहती हैं, तो ये है दमन गंगा। वह आपने कहीं दूसरी नदियों के बारे में नहीं पढ़ा होगा जो किसी केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती हैं। द्वीप के अंदर दादर नगर हवेली है, इससे होकर बहती है, इसका नाम है दमन गंगा। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का बांध कौन सा है? तो वो है बाणासुर सागर बांध, केरला के अंदर है। वो मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है भारत का। अगर सबसे
लंबा बांध पूछूँ मैं भारत का ऐसे, तो हीराकुंड हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो गया, ठीक है। और मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो गया, बाणासुर सागर बांध। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बिहार के भागलपुर के अंदर है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, गंगा नदी के किनारे ही है, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध हो गया आपका कावेरी नदी पर, ठीक है। और आप नागार्जुन सागर बांध भी पूछ सकता है, वो कृष्णा नदी पर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी पानी खारे पानी की झील हो गई पुलिकट आंध्र प्रदेश। ये पुलिकट के अंदर आंध्र, ऐसे ही पूछ सकता है कि पुलिकट झील कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये दूसरी सबसे बड़ी खारे के पानी की झील है। मैं जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को पूरा करूँगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, मैंने आपको फिर पहले शुरुआत में वीडियो में बताया, मैं फिर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं, NCERT हो गया या प्रीवियस ईयर में ज़्यादा पूछे गए हैं, या फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बार बार टॉपिकों के नाम लिखवा रहा हूँ कि इनसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और ज़्यादातर एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट ना बन गए, थोड़े से क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को अगर 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आप क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हो, ठीक है। अगला है कोलेरू झील किन 2 नदियों के डेल्टा पर है, गोदावरी और कृष्णा। जैसे कि भाई एग्जाम्पल के लिए 2 नदियाँ हैं, ये जो डेल्टा बना है यहाँ पर, इस डेल्टा में कौन सी झील है, कोलेरू झील है, कृष्णा और गोदावरी नदी। ये जो नीचे हो गई कृष्णा नदी और नीचे ऊपर हो गई गोदावरी नदी, इसके बीच में जो डेल्टा बना है इसका नाम क्या है, कोलेरू झील है। और इन दोनों डेल्टाओं के बीच में, ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन लैंग्वेज समझो। किस नदी को सिंगी खबन कहा जाता है, ठीक है भाई। सिंगी खबन के नाम से किसे जाना जाता है, वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी को सिंगी खबन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात 1115 फीट, श्रावती नदी, ठीक है भाई। कुंचिकल जलप्रपात 1115 फीट, ये भी ध्यान। विजयवाड़ा किस नदी है, विजयवाड़ा आपने फिर पढ़ा, एक बार पीछे भी बताया था हमने, कृष्णा नदी पर है। ज्वारमुख बनाने वाली नदियाँ नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, श्रावती हो गई और पेरियार हो गई। अब इसको थोड़ा समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बीच में आगे बता दिया मैंने, देखना भाई ना। ये भारत है, ये भारत है। इस भारत के अंदर क्या करना, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, और बंगाल की खाड़ी के अंदर जितनी भी नदियाँ हैं ये बनाती है डेल्टा। क्या बनाती हैं, डेल्टा। और जो इधर अरब सागर में गिरती हैं ये बनाती हैं ज्वारदन मुख। क्या बनाती हैं, ज्वारदन मुख। तो आपने देखा वो नर्मदा हो गई। नेक्स्ट, जरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, जरिया एक जगह है, ये झारखंड के अंदर है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि मोनोजाइट अयस्क है भारत के किस राज्य की रेत में पाया जाता है, केरला के अंदर। ये जो मोनोजाइट अयस्क है ये कहाँ मिलता है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला के अंदर है ना भाई, मोनोजाइट मिट्टी केरला के अंदर, ठीक है। बोरदोईशिला या नार्वेस्टर तूफान भारत के किस राज्य में आता है, वो असम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम राज्य है, ये बे ऑफ बंगाल के पास में पड़ता है, यहाँ तूफान बार बार आता रहता है, ये नाम इसको दिया गया। भारत के किस राज्य में मानसून निवर्तन के कारण शीतकालीन वर्षा होती है, तमिलनाडु। मैंने अभी बताया था इस वीडियो में कि आप जो भारत का ये कोरोमंडल तट वाला राज्य है, यहाँ पर मानसून जब लौटता है वापस लौटता है, उस टाइम यहाँ क्या होती है, वर्षा। भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि भाई गन्ना के मामले में पहले स्थान पे कौन है, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश। और गेहूं के मामले में भी कौन है, उत्तर प्रदेश। कॉफ़ी के मामले में बताओ आप, कॉफ़ी के मामले में कर्नाटक हो गया सर। इसके अलावा आप मैं बात करता हूँ चाय के मामले में हो गया आपका असम हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आप कपास की में बात करोगे तो गुजरात हो गया, ठीक है भाई। बाजरा में बात करोगे तो राजस्थान हो गया। और दाल में बात करोगे, दाल दलहन जो भी हैं इसमें बात करोगे तो ये MP हो गया, ठीक है भाई। और चावल में बात करोगे तो चावल में हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। जुट में बात करोगे, जुट को बोलते हैं पटसन, ये भी इसमें कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यानी इन राज्यों के मैंने बार बता दिया कि कौन कौन इनमें फेमस है भाई, ठीक है। संतरे के मामले में कौन है, नागपुर, ये पहले स्थान पे आता है हर बार, ठीक है, ये आपको याद रखना बार बार, ठीक है। अगले समझ में आ गया ना, मैग्नीज उत्पादन में कौन है पहले स्थान पे। अब देखो मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जस्ता खदान रामपुरा अंगुचा खदान कहाँ पर है, राजस्थान। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो गया, उड़ीसा। सोने के लिए जो KGF गोल्ड फील्ड आपको याद होना चाहिए, कर्नाटक, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। तो बॉक्साइट के मामले में कौन हो गया, उड़ीसा। लो ऐसे के मामले में भी कौन है, उड़ीसा है भाई, ठीक है।
कौन सी धातु भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में, धातु के बारे में पूछा गया, कौन सा तत्व नहीं पूछा, कौन सी धातु तो हो जाएगा एल्यूमिनियम, तत्व पूछेगा तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। और सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है भू प्रॉपर्टी में, तो आपको नाम लेना एल्यूमिनियम, क्या नाम लेना एल्यूमिनियम, ठीक है भाई। केस द रन और जल शक्ति अभियान, तो ये 22 मार्च 2021 को स्टार्ट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है, इसी दिन से आपको केस द रन और जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में श्लेष एवं वन, यानी जो जलाई जाती है कृषि को, तो कि जमीन में जो चीज़ें, जमीन को जलाकर जो खेती की जाती है उसे बोलते हैं बेवर, क्या बोलते हैं बेवर। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, और अभी मैंने बताया था आपको वर्गीज कुरियन हो गए श्वेत क्रांति के जनक। गैन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है 1960। एक बताओ 1960 में और क्या होता, अभी मैंने बताया था, पीछे कमेंट में बताना 1960 में एक और क्या घटना हुई थी, ठीक है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में है दुलहस्ती, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुलहस्ती चेनाब नदी पर है दुलहस्ती पावर स्टेशन, ये किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 14 अगस्त 1956 के अंदर कहाँ हुई थी, नई दिल्ली। मास्कोवाइट, पेग्माटाइट, बायोटाइट किसके ऐसक हैं, आप बताओगे अब्रक क्या है, किसके हैं अब्रक के, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, वो असम के अंदर है, जगह का नाम है डिगबोई, क्या नाम है डिगबोई, क्या नाम है जगह का नाम है डिगबोई। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जी का उत्पादन करते हैं, किस प्रकार की खेती कहलाती है, ये कहते हैं ट्रैक खेती, क्या कहलाती है ट्रैक मतलब हो गया बेरास्ता, ऐसे ही बोल सकते हैं ना भाई। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें होती हैं दलहनी फसलें, जो दाल वाली फसलें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी की जो नाइट्रोजन होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं भाई ना, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन उर्वरता बढ़ाने का काम करता है, जो भी दालें फसलें होती हैं दाल वाली फसलें, ये इनमें उर्वरता बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंगूर का उत्पादन भारत का पहला राज्य, यानी अंगूर उत्पादन में है ना अंगूर का मामला, तो अंगूर की खेती को बोलते हैं विटिकल्चर, क्या बोलेंगे आप विटिकल्चर, ठीक है भाई। और जो पहला स्थान है वो महाराष्ट्र का है। श्वेत क्रांति का उद्गम भारत के किस राज्य में हुआ, गुजरात में। और आपको ये भी ध्यान रखना कि जो दूध डेयरी है करनाल के अंदर है, वो भी आपको याद रखना, तो डेयरी राष्ट्रीय डेयरी उद्यान, ठीक है। अब है पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा, कौन है पीली क्रांति के जनक कौन है, सैम पित्रोदा। दलदल एवं धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, मिथेन, यानी जो यदि कीचड़ की तरह बन जाता चीज़ है वहाँ से मिथेन गैस जरूर निकलती है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। रेशम किससे प्राप्त होता है, तो ये तो पहले सी बात है कि रेशम कीट है, लेकिन कौन से रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो हो गया बैक्स मोरी, ये इसका नाम है रेशम कीट का, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश, ठीक है भाई। और केंद्रीय दुग्ध डेयरी राष्ट्रीय डेयरी उद्यान कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है कि करनाल हरियाणा के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है हरा सोना किसे कहा जाता है, बांस को बोलते हैं हरा सोना, ये बंगाल साइड में ज़्यादा होता है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसके लिए, अफीम, ये एक नशीली चीज़ है, इसका जो खेती होती है वो कहाँ पर होती है, हेलमंद प्रांत में। हमारे देश में किस क्षेत्र में जल की मांग और खपत सबसे ज़्यादा है, कृषि, यानी कृषि को सबसे ज़्यादा चाहिए, कृषि के बाद आपका नंबर आएगा उद्योग, ठीक है। और कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है और उद्योग के क्षेत्र में आता है सेकंड क्षेत्र में। देखो भाई इसमें आप देखो कृषि है, तो सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान आया था इसके अंदर कृषि पे ध्यान दिया गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ना, सबसे पहले 5 ईयर प्लान में कृषि पर ध्यान दिया। अब दूसरा है उद्योग, उसको सेकंड में देखा गया था कि उद्योग भाई जैसे भाई राउरकेला जो भी है, भिलाई दुर्गापुर जो भी हैं, इनको सेकंड 5 ईयर प्लान में देखा गया था। लेकिन कृषि है इसको फर्स्ट में, पहले सबसे पहले क्या चाहिए, अन्न चाहिए, क्या चाहिए, अन्न चाहिए, ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में किस अवधि को स्वर्ण क्रांति के नाम से जानता है, यानी भी भारत पहले क्या था, और 1991 से लेकर 2003 इसे बोलते हैं औद्योगिकरण का टाइम, यानी उद्योगों को बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक है। उद्योग लगाए तो कब गए थे, लेकिन इनको बढ़ावा कब मिला था ज़्यादा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड 5 दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें उद्योगों को बढ़ावा मिला, लेकिन जो सही हुआ, सही ढंग से इनको प्रोत्साहन मिला, वो 1991 से शुरू हुआ था, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, रेत
धरती से बने स्थान और समुद्र के अंदर जमीन की पट्टी के द्वारा समुद्र से अलग हुए खारे पानी की झील को बोलते हैं लेगून झील। आपने कई बार पढ़ा होगा लेगून झील, लेकिन आपने ये नहीं समझ पाया कि लेगून झील होती क्या है। यानी ये समुद्र हो गया भाई, मान लो, ठीक है, और बीच में थोड़ी सी नमक की पट्टी होगी, ये जो झील होती है उसे बोलते हैं लेगून झील। क्या बोलते हैं? लेगून झील। समझ में आ गया? रामसर सम्मेलन, जो आर्द्र भूमि होती है, जैसे चिल्का झील हो गई, ये झीलें होती हैं आर्द्र भूमि, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? रामसर सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1971 में पहली बार हुआ था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता के अंदर स्थित है, ठीक है भाई। 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में शामिल राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। लेकिन एक बात याद रखना, कौन सा राज्य नहीं है? वो है सिक्किम नहीं है इसमें। यही क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, तो सिक्किम नहीं है। बाकी ये जितने भी 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, ये सभी इसमें शामिल है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यानी देखो भाई मैप में देखोगे एक बार, तो ये हो गया आपका पूर्वी घाट और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, और जो मिलते हैं इसका नाम है नीलगिरी पर्वत, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देना, नीलगिरी पर्वत इसका नाम है। हिमालय पर्वत का वह भाग जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में है, इसका नाम है असम हिमालय। ये एक थोड़ा ध्यान रखना आपको कि इससे क्वेश्चन बन जाता है बार बार, तो एक बार मैं समझा देता हूँ क्या है ये। जैसे भी ये हिमालय है, यहाँ से नदी बहती, सिंधु हो गई, कई नदियों के नाम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक नदी का नाम है कि तिस्ता और ये हो गया दिहांग, इसके बीच के हिमालय को बोलते हैं असम हिमालय, ठीक है भाई। तो बाकी जितने भी आप कमेंट में बताओगे कि भाई किस किस का क्या नाम है, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो आप ये ढूंढ के बताना मेरे को कि इसका क्या क्या नाम है। भारत के किस राज्य को रोलिंग हिल्स की भूमि के नाम से जानता है? मिजोरम। कौन से राज्य को बोलते हैं? मिजोरम को बोलते हैं रोलिंग हिल्स के नाम से। वायुमंडल के दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? बैरोमीटर। दूध को मापने के लिए, दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर। आपने स्टेथोस्कोप के बारे में सुना होगा, ठीक है भाई, सुनते हैं भाई, आपने डॉक्टर यूज़ करता है। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में? मेघालय के अंदर है। पहली बार पशुधन गणना कब की गई थी? 1919 से 1920 के बीच में ये हुई थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? मालथस। कौन था? मालथस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहर और ग्रामीण जनसंख्या अनुपात, इन शहर में कितने लोग रहते हैं और ग्रामीण, इनका अनुपात पूछा गया था। बताया गया था कि शहर में तो भाई 31 लोग रहते हैं और गांव में कितने? 69। 100 की बात की, 100% की बात की, तो शहर में लोग बहुत कम रहते हैं, ठीक है भाई। तो ये शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात बताया गया था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा था? केरल था। और सबसे कम साक्षर कौन सा हो गया था? बिहार, क्योंकि बिहार में पढ़े लिखे थे नहीं, ज़्यादा जनसंख्या हो गई थी, जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा था, तो पढ़े लिखे कितना ऑप्शन मिल नहीं पाता। लेकिन जिन राज्यों में जनसंख्या घनत्व तो कम था, तो वहाँ लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला था, उनको भाई आजीविका के साधन मिल जाते, तो वह आसानी से बंदा पढ़ सकता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच दशक की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो 17.64 थी, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसके बीच में? सदिया से धुबरी के बीच में, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और नेशनल वाटरवे नंबर 1 किसके बीच में था? तो आप बताओगे नेशनल वाटरवे नंबर 1 है वो किस किस के बीच में था? तो किस नदी पर था? गंगा, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच में था, ये ध्यान आपको होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने मिलियन प्लस शहर थे? तो 53 शहर थे, तो मिलियन प्लस शहर थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई आपने कभी हवाई अड्डों के बारे में पढ़ा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है भाई। आप बोलो हैदराबाद के अंदर भी एक है, ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है। और अब आपने अहमदाबाद का देखा होगा अभी जो फ्लाइट क्रैश हुआ था, ठीक है। तो आप कहीं जो भी हवाई अड्डे हैं, चंडीगढ़ हो गया, इन सब का आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है भाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 कहाँ से कहाँ तक फैला है? दिल्ली से लेकर चेन्नई तक फैला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48।
अब सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है अपना 44, और ये कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 12 राज्यों से होकर, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 44। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की थी, इसे बोलते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 के अंदर। ठीक है भाई, तो 1988 के अंदर हमने किसकी स्थापना की थी? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की थी। ठीक है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, तो भाई बताना भाई कहाँ से कहाँ तक है, तो ये बताएंगे आप मनाली से लाहौल स्पीति। ठीक है, 9.32 किलोमीटर की लंबाई है, ध्यान रखना, मनाली टू लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति से बोलते हैं। तो हमारा जो वीडियो था, ये कंटेंट मैंने पूरी डिलीवर करने की कोशिश की कि आपको वन लाइनर जीके के माध्यम से, और मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत बताया। आपको ये ध्यान रखना कि मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत बताया, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो बताया मैंने। एक बार मैं ज्योग्राफी को ऊपर से बताऊँ क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखो, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ोगे। एक नदियाँ हैं, वो आपको पूरी याद होनी चाहिए। इसका लोकेशन, भाई इसकी लोकेशन कहाँ से शुरू होती है, इसकी लंबाई, ठीक है, और इसके तट पे कौन कौन से राज्य हैं, ये आपको याद होनी चाहिए नदियों से। इसके अलावा आपको मिट्टी है, मिट्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भौतिक प्रदेश है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भौतिक प्रदेशों के बारे में, भौतिक प्रदेशों में विभाजन, आपको हिमालय हो गया तो हिमालय के बारे में आप पूरा अलग से टॉपिक ले सकते हो। ठीक है भाई। इसके अलावा हम पर्वत, कौन कौन से पर्वत हो गए, दर्रे कौन कौन से हो गए। ठीक है भाई। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क के बारे में अभी बात की लास्ट में। हवाई अड्डे के बारे में बात की हमने। ठीक है भाई। झील हो गई, झीलें कौन कौन सी, खारे पानी की, मिट्टी पानी की, ये सब झीलें कौन कौन सी आपको याद होना चाहिए। फिर आप जो भी आपका खनिज है, खनिजों के बारे में आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जा रहे हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको और भी कई चीज़ें हैं, जैसे भी आप बंदरगाह हो गया, ठीक है भाई, बंदरगाह हो गया, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कौन कौन सी खेती कर रहे हो, खेती से में कृषि, भाई ऐसे भी बोल सकते हो डायरेक्ट कृषि के बारे में भी। ठीक है भाई। आपका क्या क्या उत्पादन हो रहा है, इनके बारे में, जैसे भी आप क्या क्या गेहूँ चावल जो भी है कृषि में आ गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई। तो ये ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको एक बार ज्योग्राफी को कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश की है वन लाइनर क्वेश्चन माध्यम से। आपने देखा होगा कि भाई कंप्लीट से कंप्लीट, यानी एक ही एक पॉइंट मैंने 4-5 पॉइंट आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश की, इन 5 क्वेश्चन से लगभग 10 क्वेश्चन बताने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कि जो मैंने वीडियो बनाया है 1.5 घंटे के आसपास ये वीडियो बना है, ये आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा कि किस प्रकार से मैंने कंटेंट डिलीवर किया है आपको। अब वो 1.5 घंटे में कहीं आपको ज्योग्राफी आपको वन लाइनर नहीं मिलेगा, आपको 7-7 8 घंटे पढ़ाते हैं और आपको वो डाटा भी पूरा नहीं मिल पाता जो मैंने आपको बताया है। मैंने वही बताया जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, फालतू कोई बकवास नहीं की मैंने। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी डाटा था मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे डाटा को समझ पाएंगे। मैंने सरल लैंग्वेज का यूज़ किया, मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ की बोलने की, ताकि मैं आपको डाटा को जल्द से जल्द डिलीवर कर सकता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप जो आपके आसपास जो नए बंदे पढ़ रहे हैं और हम सिलेक्टेड हैं, तो ये ज़रूर बताओ कि हम आपको किस प्रकार से कंटेंट दे रहे हैं और हमारा कंटेंट कैसा है, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई आप हमारा सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में टिप कोशिश कर रही है कि इन सब की वीडियो भी लेकर आएगी। ठीक है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।